Hello students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you BA Part 3rd English Literature First Paper Literary Movements and Literary Devices Objective Questions। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप हमारे टच में बने रहें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 5, ठीक है। तो हालांकि कुछ ऐसे सेट भी हैं, कुछ ऐसे ईयर भी निकले हैं जिनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आए हैं, जैसे 2017 में नहीं आया था, 18 में नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, उससे पहले आते रहे हैं, उसके बाद में भी आए हैं। तो हम लोगों को तैयारी तो रखनी ही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या है। द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। एक टर्म में होता है शब्द, ठीक है। देखिए, टर्म और वर्ड में डिफरेंस होता है। वर्ड क्या होता है? वर्ड मीन्स कोई शब्द, कोई भी शब्द। लेकिन जो टर्म होता है, टर्म का मीन्स एक ऐसा शब्द होता है जिसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जिसकी हम व्याख्या भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, ये एसोसिएटेड विद किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है प्लेटो से जुड़ा है, या फिर टी.एस. एलियट से जुड़ा है, या फिर एरिस्टोटल से यानी अरस्तु से जुड़ा हुआ है, या फिर एजरा पॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें अगर स्टार्टिंग सबसे पहले अगर हम देखें तो एक अमेरिकन पेंटर थे, ठीक है। अमेरिकन पेंटर थे जिनका नाम था वाशिंगटन एल्स्टन, ठीक है। तो वाशिंगटन एल्स्टन ने 1840 में यानी 1840 में उन्होंने इस वर्ड को बोला था, ठीक है। उन्होंने पहली बार इस शब्द को कहा होगा, लेकिन उसको सही तरीके से फेमस किसने किया? टी.एस. एलियट ने, ठीक है। टी.एस. एलियट जो हैं, उनका एक एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स जो उनका एसे है, उसमें उन्होंने इस वर्ड को, इस टर्म को, ऑब्जेक्टिव को, रिलेटिव को फेमस किया है, मीन्स उसको समझाया है, उसको डिस्क्राइब किया है। राइट। तो आपका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो बी वाला बिल्कुल सही होगा, और बी पे आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा, और चाहें तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और जो सही आंसर इसका है उसको आप आंसर में लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक का नाम दिया गया है अ रूम ऑफ वंस ओन इज़ रिटन बाय, ठीक है। अरुमा वंसोन एक बुक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। ऑप्शन है जूडिथ बटलर, शॉल्टर, वर्जीनिया वुल्फ और मैरी शेली, ठीक है। तो वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ जो राइटर्स हैं, मतलब जो लेखिका हैं वर्जीनिया वुल्फ, उनकी ये रचना है अरुमा वंसोन, और उन्होंने इस बुक को 1929 में पब्लिश करवाया था। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, वेटिंग फॉर गोडो इज़, देखिए मैंने इसमें लिख रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए लिख रखा है मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल सीरियसली ध्यान से लर्न कर लें। वेटिंग फॉर गोडो, वैसे तो गोडोट लिखा हुआ, बट इसको हम पढ़ते हैं गोडो, ठीक है। वेटिंग फॉर गोडो जो है वो किस प्रकार की क्रिएशन है, यानी कैसी रचना है? पोएम है, या कॉमेडी है, या अब्सर्ड ड्रामा है, या फिर ट्रेजेडी है, ठीक है। तो देखिए, वेटिंग फॉर गोडो अगर हम कहें तो वेटिंग फॉर गोडो जो पोएम तो है नहीं, कॉमेडी भी नहीं है, ठीक है, ट्रेजेडी भी नहीं है, बल्कि अब्सर्ड ड्रामा है। अब हम अब्सर्ड ड्रामा हमने आप लोगों को समझाया भी था शॉर्ट क्वेश्चंस में, अब्सर्ड ड्रामा क्या होता है, ठीक है। अब्सर्ड मीन्स होता है अनिश्चित। तो अगर हम बात करें तो ऐसे कह सकते हैं कि अब्सर्ड ड्रामा इज़ द टाइप ऑफ ड्रामा विच प्रेजेंट ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन सिचुएशंस एज अब्सर्ड, राइट। मीन्स
एक ऐसा ड्रामा जो मानवीय जीवन को और मानवीय जो परिस्थितियाँ होती हैं उनको ऐसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है जैसे कि वो अनिश्चित हैं। ठीक है, तो वेटिंग फॉर गोडो मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो गोडो का जो है इंतज़ार कर रहा होता है, तो वो देखा जाए तो एक प्रकार से अनिश्चित ही हुआ। तो ये अब्सर्ड प्ले है और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। बट इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ मैंने टाइप कर दिया है बेटिंग ऑफ गोडो, बल्कि बेटिंग फॉर होना चाहिए। आप लोग इसको सही से लिख लें, ऑफ नहीं बल्कि वो क्या होगा, फॉर। राइट, इसका ऑप्शन हुआ सी, अब्सर्ड ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 4, द लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन, लिरिकल बैलेड्स प्रकाशित हुए थे कब? लिरिकल बैलेड्स जो है वो देखा जाए तो एक कंबाइन क्रिएशन है किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि नेचर पोएट हैं, सभी लोग जानते हैं, और एक सैमुअल टायलर कॉलरिज यानी एस.टी. कॉलरिज जो हैं वो भी, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर के, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों ने मिलकर के कुछ रचनाएं, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, कुछ रचनाएं कॉलरिज की थीं, और दोनों ने मिलकर के एक रचना लिरिकल बैलेड्स के नाम से उन्होंने एक क्रिएशन को पब्लिश करवाया, और उसी के बाद से रोमांटिक पीरियड की स्टार्टिंग हुई। तो ये हुआ था 1798 में। ठीक है, 99 भी गलत है, 1805 भी गलत है, और 1900 तो गलत है ही। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 1798। और मैंने इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रखा है, इसका मतलब आप लोग समझ लें कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका मीन्स कई बार वो एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ एसोसिएटेड विद ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ओरिएंटलिज्म जो है वो किससे संबंधित है, यानी ओरिएंटलिज्म जो शब्द है वो किसने कहा, किसने उसके बारे में कुछ बताया? अरिस्टोटल भी नहीं है, शेक्सपियर भी नहीं है, एडवर्ड सैड है। ठीक है, एडवर्ड सैड जो हैं उन्होंने इस वर्ड को कहा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी वाज क्वाइंड बाय, यानी शब्द, कौन सा शब्द, निगेटिव कैपेबिलिटी। निगेटिव कैपेबिलिटी अगर हम हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं नकारात्मक क्षमता या नकारात्मक सामर्थ्य। ठीक है, ये टर्म, ये शब्द किसके द्वारा कॉइन किया है, किसके द्वारा इसको दिया गया? तो इसका आंसर है जॉन कीट्स। ठीक है, टी.एस. एलियट ने नहीं दिया इसे, ठीक है, शेक्सपियर ने नहीं दिया, शैली ने नहीं दिया, और जॉन कीट्स जो हैं वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जॉन कीट्स ने कहाँ इसको लिखा? जॉन कीट्स जो हैं, जॉन कीट्स के जो ब्रदर्स थे उन्होंने अपने ब्रदर्स को एक लेटर लिखा था, और जब वो लेटर लिख रहे थे अपने भाइयों को, उनके भाइयों के नाम क्या थे? एक भाई का नाम था जॉर्ज और दूसरे भाई का नाम था थॉमस। ठीक है, उन्होंने 1817 में, यानी 1817 में उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाइयों के लिए, जॉर्ज और थॉमस के लिए। तो उस लेटर में उन्होंने इस वर्ड को पहली बार, निगेटिव कैपेबिलिटी वर्ड को उन्होंने यूज किया था। तो इसका आंसर हुआ क्या? जॉन कीट्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म मेटाफिजिकल वाज कॉइंड बाय। मेटाफिजिकल मैंने समझाया था आप लोगों को, मेटाफिजिकल जो है वो उसको हिंदी में कहते हैं पराभौतिक। ठीक है, पराभौतिक का मीन्स जो फिजिकल वर्ड से अलग हो जाए, यानी कि स्पिरिचुअल वर्ड में आ जाए, यानी भौतिकता से परे हो जाए, आध्यात्मिकता में चला जाए। तो मेटाफिजिकल शब्द जो है वो किसने उसकी उत्पत्ति की, किसने उसे कॉइन किया? तो जॉन डॉनी। ठीक है, आप लोगों को याद भी होगा, मैंने एक क्वेश्चन भी लिखवाया था, जॉन डॉनी एज ए मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, तो जॉन डॉनी इसका बिल्कुल सही आंसर है, नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल वाज रिटेन एंड पब्लिश्ड एट द इंस्टेंस ऑफ, यानी कि आधिकारिक वर्जन किसका? बाइबल का। बाइबल सभी लोग जानते हैं, ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक है। तो उसको लिखा गया, उसको पब्लिश करवाया गया किसकी इंस्टेंस पर, किसके आग्रह पर? ठीक है, एलिजाबेथ फर्स्ट, नहीं गलत है। क्वीन विक्टोरिया, गलत है। नन ऑफ देम, तो गलत है ही। इसमें किंग जेम्स फर्स्ट, यानी किंग जेम्स फर्स्ट जब इंग्लैंड के राजा थे तो उन्होंने जो, अच्छा, ऑथराइज्ड वर्जन होता क्या है बाइबल का? हमने बताया था कि आप लोगों को पहले, सबसे पहले बाइबल जो है वो हेब्रू लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में उसको कई लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया गया। देन जब उसको किंग जेम्स फर्स्ट जो थे उन्होंने जब उसको करवाया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया, तो जब बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिया उस समय बाइबल, उस
अंक को, उस वर्जन को बाइबल का ऑथराइज्ड वर्जन कह दिया गया। ठीक है, तो इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम किंग जेम्स फर्स्ट का वर्जन तो है कहते हैं, साथ में KJV भी कहते हैं, किंग जेम्स वर्जन। ठीक है, KJV मीन्स K फॉर किंग, J फॉर जेम्स, V फॉर वर्जन, कि किंग जेम्स वर्जन जो है वो बाइबल का है, उसको ही ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल कहा जाता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट फॉर आर्ट सेक इज़ रिलेटेड टू, यानी कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, इसका ये जो फ्रेज़ है, वाक्यांश है, कला, कला के खातिर। ठीक है, तो इसका अर्थ आप लोगों को समझा दूं कि कला, कला के खातिर, इसका अर्थ क्या हुआ है, ये संबंधित किससे वो तो मैं बाद में बताऊंगा। इसका अर्थ पहले समझ लें कि आर्ट फॉर आर्ट सेक होता क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी कला यानी कोई भी रचना जो लिखी गई है उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं है, उसका उद्देश्य कोई नहीं है, हो या ना हो इससे मतलब नहीं। वो रचना जो लिखी गई है वो सिर्फ इस उद्देश्य से लिखी गई है कि जो कलाकार है वो अपनी कला प्रस्तुत करना चाहता है, अपनी विशेषताओं को प्रस्तुत करना चाहता है, यानी अपनी कला को कला के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका जो सेंस हो गया, इस फ्रेज़ का जो अर्थ हो गया कि कोई भी राइटर अपनी कला को अपनी कला के माध्यम से किसी के सामने प्रस्तुत करे, जनता के सामने, तो उसे कहते हैं कला, कला के खातिर। ठीक है, अब ये किससे संबंधित है इसकी बात कर लेते हैं। रोमांटिसिज्म से है नहीं, क्लासिसिज्म से इसका संबंध है। ठीक है, क्योंकि ये साहित्यवाद कह सकते हैं, क्लासिसिज्म से इसका पूरी तरीके से रिलेशन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एज ऑफ क्वीन एनी। ठीक है, तो क्वीन एनी जो थी, यानी कि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड की में बहुत से राजा हुए, बहुत सी रानियां भी हैं। तो इंग्लैंड में जब एनी नाम की रानी थी, ठीक है, क्वीन एनी, तो ये पूछा गया है कि क्वीन एनी की एज को, किस एज में वो क्वीन एनी थी, 17th सेंचुरी में थी या क्लासिकल एज में थी या 19th सेंचुरी में थी या रोमांटिक रिवाइवल में थी। तो हम ये देखते हैं कि क्वीन एनी ने शासन वहाँ पर कब सिंहासन पर बैठी और कब तक वो रानी वहाँ बनी रही। तो अगर हम उस ईयर को देख लेते हैं तो जनरल सी बात हमें समझ में आएगा किस सेंचुरी की वो क्वीन रही होंगी, राइट। तो ये अगर हम बताएं, आप लोग नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन की जो क्वीन थी एनी, उन्होंने 6 फरवरी 1665 को, यानी कि 6 फरवरी 1665 को उन्होंने अपना वो सिंहासन पर बैठी थी और 1 अगस्त 1714 तक, यानी कि 1 अगस्त 1714 तक वो वहाँ की रानी बनी रहीं। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं 1600 से उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया और 1700 तक वो रहीं, तो 1600 का मीन्स 17th सेंचुरी हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यानी कि 17th सेंचुरी की वो क्वीन थी। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ठीक है, कौन कहलाता है बिल्कुल पूर्ण गाना गाने वाला ईश्वर, यानी परफेक्ट सिंगिंग गॉड, किसको पदवी दी गई है, किसको टाइटल दिया गया है कि परफेक्ट सिंगिंग गॉड कौन है। ठीक है, अब ध्यान से समझ लें, देखें सिंगिंग है तो सिंगिंग तो वही करता है जो गाना गाएगा, गाना वही गाएगा जो कवि होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं शेक्सपियर की। शेक्सपियर हालांकि महान तो हैं बट वो ड्रामेटिस्ट भी हैं। हालांकि उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं, 154 उनके सोनेट्स हैं, बट केवल सोनेट्स को लेकर के हम उनको परफेक्ट सिंगिंग गॉड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, टी.एस. इलियट भी नहीं है क्योंकि वो क्रिटिक भी हैं, उन्होंने आलोचनाएं भी की हैं। जॉन डॉनी के बारे में हम लोग जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं मोस्टली। ठीक है, अब बचे कौन, पी.बी. शैली। ठीक है, तो पी.बी. शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा जाता है। अब ये समझ लो कि इनको ये नाम दिया किसने। ठीक है, तो एक राइटर हैं A.C. स्विनबर्न। ठीक है, A.C. स्विनबर्न जो हैं उन्होंने पी.बी. शैली के बारे में कहा कि पी.बी. शैली इतनी मधुर पोएम्स लिखते हैं, जैसे टू स्काई लार्क है, बहुत सी उनकी पोएम्स ऐसी हैं जो गाने को लेकर के हैं। तो पी.बी. शैली ऐसे राइटर हैं जो अच्छा गाना गाते हैं, तो इसलिए स्विनबर्न ने उनको क्या कह दिया है, परफेक्ट सिंगिंग गॉड। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12,
द स्पेक्टेटर इज़, क्वेश्चन ये है स्पेक्टेटर जो है वो क्या है। ठीक है, आप लोगों ने ग्रेजुएशन के प्रीवियस ईयर में पढ़ा था एडिसन और स्टील को। ठीक है, तो एडिसन और स्टील दो ऐसे प्रोज के राइटर्स थे जिन्होंने जो पीरियोडिकल एसेज लिखते थे। पीरियोडिकल एसेज का मीन्स क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आने वाले एसेज। ठीक है, तो एडिसन और स्टील जो थे उन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था द स्पेक्टेटर, जो कि वीकली आता था, यानी सप्ताह में एक बार छप करके आता था। और वो अपने जो व्यूज़ थे, जो अपने व्यू पॉइंट थे, जो अपने आर्टिकल्स थे, वो उसी पेपर में छाप दिया करते थे। और लोग जो है सुबह चाय पीते रहते थे, उनके अखबार को पढ़ते रहते थे। ठीक है, तो लोगों की एकदम आदत पड़ गई थी कि हाँ संडे का दिन है तो स्पेक्टेटर पे जो अखबार है उसमें छप कर के ज़रूर कोई न कोई ऐसे आएगा तो उसको हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही वो लोग छापते रहे अपने एसेज को, और लास्ट में क्या हुआ कि जब उनके ढेर सारे एसेज छप गए तो उन्होंने उन्हीं सारे एसेज की एक बुक बनवा ली। तो उस बुक को एक नाम दे दिया गया पीरियोडिकल एसेज, क्योंकि वो निश्चित समय अंतराल के बाद में निबंध हमारे सामने आए थे, इसलिए उनको पीरियोडिकल एसेज कह दिया गया। राइट, तो इसको हम स्पेक्टेटर क्या है, ओड भी नहीं है, ओड संबोध गीत होता है, नॉवेल तो है ही नहीं, ड्रामा भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पीरियोडिकल एसेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ नॉट अ पोएट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं कि लिखा है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं चार, इन ऑप्शंस में पोएट कौन नहीं है, यानी कि पोएट जो है उनको हमें हटाना है और जो पोएट नहीं है वो ही हमारा सही आंसर होगा। तो देखते हैं, फ्रांसिस बेकन, रॉबर्ट ब्रिस, ठीक है, कॉलरिज, मिल्टन। अब देखें, रॉबर्ट ब्रिस सबने पढ़ा होगा, उनकी पोएम है नाइटिंगेल्स, 12th में पढ़ी होगी आप लोगों ने, और भी शायद ग्रेजुएशन के प्रीवियस ईयर में भी थी पोएम। तो पोएट तो हैं ये, ठीक है, तो इनका आंसर तो हो नहीं सकता। फिर है कॉलरिज, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर के एक कंबाइन एक पोएम जो है पब्लिश करवाई थी, इसका नाम था लिरिकल बैलेट्स, जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी। तो ये भी पोएट हैं क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर के उन्होंने पोएम्स को लिखा है। मिल्टन के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो कि 44 ईयर्स में ब्लाइंड हो गए थे, और उनकी पोएम सब लोगों ने 12th में फेमस पोएम पढ़ी होगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, या फिर पैराडाइज लॉस्ट, उनकी उनका महाकाव्य भी मिल्टन का है। तो कह सकते हैं तीनों जो हैं लास्ट के पोएट हैं, बस केवल फ्रांसिस बेकन हैं वही एक निबंध लिखने वाले प्रोज राइटर हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14, इंग्लैंड हैज़ बिकम अ नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। इंग्लैंड जो है वो बना एक घोंसला गाना गाने वाली चिड़िया का। ठीक है, किस युग में बना, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है एलिजाबेथन एज में बना, क्लासिकल एज में बना, रोमांटिक एज में बना, या फिर विक्टोरियन एज में बना। देखो, नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड, गाना गाने वाली चिड़िया का घोंसला, यानी इंग्लैंड को गाना गाने वाली चिड़िया का एक घोंसला कह दिया गया। किसके लिए कहा गया, तो किस एज में कहा गया। अब हमें ये देखना है किस एज में पोइट्री को, जैसे पोइट्री हैं या सॉन्ग्स हैं, सोनेट्स हैं, किस एज में ज़्यादा लिखे गए। ठीक है, तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं, जो पहला ऑप्शन इसका ए है वो बिल्कुल सही है। एलिजाबेथन एज जो थी उसमें सॉन्ग्स हैं, लिरिक्स हैं, सोनेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिश किए गए। और मैंने आपको समझाया था, जब पढ़ाया होगा डिटेल से, तो बताया था कि 75 ईयर्स जो एलिजाबेथन एज रहा, कि लगभग 75 साल का वो काल जिस समय रानी एलिजाबेथ शासन कर रही थी इंग्लैंड में, उस 75 ईयर्स की अगर हम बात करें तो उस 75 ईयर्स में नियरली 200 पोएट्स, लगभग 200 कवि ऐसे थे जिन्होंने इतनी पोएम्स लिखी, इतने सॉन्ग्स लिखे, इतने लिरिक्स लिखे, इतने सोनेट्स लिखे कि देखा जाए तो गाने गाने ही हो गए पूरे इंग्लैंड में। इसीलिए कहा गया कि इंग्लैंड एक गाने वाली चिड़िया का घोंसला बन गया। तो एलिजाबेथन एज में ऐसा हुआ था, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट, क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ नोन एज बार्ड ऑफ एबन। बार्ड मीन्स होता है गायक, वैसे भाट भी होता है। भाट मीन्स भी जो लोग ने एक समूह में गाते घूमते हैं उनको हम भाट भी कहते हैं, उनको बार्ड कहा जाता है। ठीक है, और एवन, एवन जो है वो स्थान का नाम है। आप लोगों को याद होगा, शेक्सपियर के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन।
ठीक है, स्थान का नाम है स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। तो बार्ड ऑफ एवन किसे कहा था? शेक्सपियर को एक टाइटल दिया गया है कि शेक्सपियर जो हैं वो एवन स्थान के गायक हैं, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ के गायक उन्हीं को माना जाता है, शेक्सपियर को। हालांकि यहाँ स्पेंसर भी हैं, मिल्टन भी हैं, चौसर भी हैं, ये सारे पोएट्स हैं। देखो, स्पेंसर भी पोएट हैं, मिल्टन भी पोएट हैं, चौसर भी पोएट हैं, बट चूँकि एवन की बात हो रही है तो एवन का गायक तो शेक्सपियर को ही कहा जाता है, क्योंकि उनका बर्थ प्लेस भी वही है, स्टार्टफोर्ड ऑन एवन। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 16, द टेटलर वाज अ ऑब्लिक एन। टेटलर क्या था? एक एसे था, या नॉवेल थी, या ड्रामा था, या पीरियोडिकल मैगजीन थी। ठीक है, अब अभी मैंने जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले ही बताया आपको कि जो स्पेक्टेटर वाली बात अभी बताई थी क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें स्पेक्टेटर है, तो वैसे ही टेटलर भी है। द टेटलर भी स्पेक्टेटर अखबार था, टेटलर एक मैगज़ीन थी, एक पत्रिका थी। उस पत्रिका को भी एडिसन और स्टील ने ही पब्लिश किया था, और उनके उस मैगज़ीन में भी उनके आर्टिकल्स लिख करके आते थे, और उन्हीं आर्टिकल्स को धीरे धीरे वो इकट्ठा करते रहे, बाद में उसको एक बुक के रूप में बनवा दिया। तो चूंकि वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आए, इसलिए उनको पीरियोडिकल मैगज़ीन कहा गया। ठीक है, पीरियोडिकल मैगज़ीन है वो, ऐसे नहीं है। टेटलर एक मैगज़ीन थी जिसमें कई ऐसे छप कर के तो आते थे, बट वो ऐसे नहीं थे, वो क्या थी? एक मैगज़ीन थी। और पीरियोडिकल चूँकि एक समय अंतराल के बाद में आते थे, इसलिए उसको पीरियोडिकल कह दिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डियर स्टूडेंट्स। मैंने आपको इसकी बारे में इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी समझाया है, इसके लॉन्ग के बारे में भी बताया है कि ऐसा कौन सा युग है जिसको प्रोज और रीजन का युग कहा गया। ठीक है, 16th सेंचुरी है, 17th सेंचुरी है, 18th है, या फिर 19th है। तो बता दूं आप लोगों को, ये 18th सेंचुरी है, इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और बता दूं, ये जो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है, 18वीं शताब्दी को कई और नामों से भी जाना गया। जब मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था तो डिटेल से मैंने बता दिया था। 18th सेंचुरी इज़ नोन बाय वेरियस नेम्स गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। ठीक है, कई लेखकों के द्वारा उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पहले क्या कहा गया है उसको, एक तो उसका नाम क्या है, एज ऑफ अंडरस्टैंड एंड रूल्स, यानी कि चूँकि उस समय 18वीं शताब्दी में सब एक आपसी अंडरस्टैंड सही थी, नियम कानून लोग सही मान रहे थे, तो इसलिए उसे अंडरस्टैंड और रूल्स का भी एज कहा गया। ठीक है, फिर एज ऑफ अगस्टन एज भी उसको कहा गया, क्योंकि उस समय अगस्टन सीजर ने भी शासन किया, तो उसको अगस्टन एज भी कहा गया। फिर प्रोज एंड रीजन तो कहा ही गया 18वीं शताब्दी को, साथ साथ में एज ऑफ पोप भी कहा गया, क्योंकि पोप भी उस समय के मेन राइटर थे, इसलिए एज ऑफ पोप भी उसको कहा गया। तो 18th सेंचुरी जो है उसको ही हम एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 18, रोमांटिसिज्म इज। रोमांटिसिज्म क्या है, यानी कि रोमांचकता क्या होती है? तो एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस ऑफ ब्यूटी, ऑर्डर, रेशनैलिटी एंड प्रिसीजन, इंटरेस्ट इन ह्यूमन नेचर, करेक्टनेस, सटायरिकल टोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो नन ऑफ दीज तो है नहीं, इन ए और बी में से कुछ नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, इंटरेस्ट इन ह्यूमन नेचर। रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म क्या होता है? हम मानवीय स्वभाव में इंटरेस्ट लेते हैं, मानवीय शुद्धता में इंटरेस्ट लेते हैं, और उस चीज़ को हम व्यंग्यात्मक, सटायरिकल टोन का मीन्स व्यंग्यात्मक लहजे में उसको हम कहते हैं, यानी कि मनुष्य के स्वभाव के बारे में, मनुष्य की शुद्धता के बारे में इंटरेस्ट लेकर के हम उसको सटायरिकल एक व्यंग्यात्मक लहजे में कह देते हैं, तो वही रोमांटिसिज्म कहलाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ओके डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस। और इसी के साथ में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों को सिर्फ अपनी सिर्फ एक सेल्फ स्टडी करनी है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। एग्ज़ाम्स जब भी हों, आपको हमेशा एग्ज़ाम्स के लिए तैयार रहना है। और इसके साथ साथ में
अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी कॉलिंग का नंबर है, आप कभी भी हमसे कॉल करके अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमेशा हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। ओके, तो ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।